नमस्कार। आज हम सचिव कार्य पद्धति इस विषय के अंतर्गत निगमित वित्त का परिचय इस अध्याय में व्यवसाय को पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है इस संबंध में पढ़ेंगे। जब व्यवसाय करना चाहता है तो उसके सामने में कई सारे प्रोजेक्ट या विकल्प होते हैं। उसमें से एक उचित विकल्प का चुनाव करके उसकी व्यवहारिकता को जांचा जाता है और यदि वह प्रोजेक्ट अथवा विकल्प व्यवसाय के लिए उचित समझा जाता है तो फिर उसके लिए उसे शुरू करने की कोशिश की जाती है। और सबसे पहले उसमें आता है पूंजी एकत्रित करना। पूंजी एकत्रित करने के लिए कई मार्ग होते हैं और उससे पहले हमें यह विचार करना पड़ता है कि व्यवसाय के लिए किस प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यवसाय को लगने वाली पूंजी को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक स्थिर पूंजी अर्थात फिक्स्ड कैपिटल, दूसरी कार्यशील पूंजी अर्थात वर्किंग कैपिटल। जो स्थिर पूंजी होती है वह स्थिर संपत्तियों में विनियोजित की जाती है, जैसे कि भूमि, भवन, फर्नीचर इत्यादि। इन संपत्तियों में विनियोजित की जाने वाली पूंजी को स्थिर पूंजी कहा जाता है। अब जब व्यवसायी ये निश्चित कर लेता है कि व्यवसाय प्रारंभ करना है तो उसके लिए लगने वाली संपत्तियां जैसे कि भूमि, भवन और अन्य जो भी संपत्तियां उस व्यवसाय में लगने वाली है उसकी एक सूची तैयार करता है और उसकी एक अनुमानित लागत भी लिख लेता है, जिसकी टोटल को कुल स्थिर पूंजी कहा जाता है। यानी स्थिर पूंजी की मात्रा इस तरीके से ज्ञात की जाती है। अब स्थिर पूंजी की मात्रा ज्ञात करने के बाद में हमें उसकी परिभाषा हम समझ सकते हैं। वस्तु का उत्पादन करने और व्यवसाय में निरंतर उपयोग में लाई जाने वाली वास्तविक अथवा भौतिक संपत्तियों की कुल राशि को स्थिर पूंजी कहा जाता है। अर्थात स्थिर पूंजी की कुल राशि जो आती है वह व्यवसाय में विनियोजित करने के लिए विभिन्न मार्गों से प्राप्त की जा सकती है। स्थिर पूंजी में पूंजी नियोजित करने के लिए दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता होती है, इसलिए अंश निर्गमित करके, ऋणपत्र निर्गमित करके अथवा बॉन्ड निर्गमित करके एकत्रित की जाती है। और इसके साथ ही स्थिर पूंजी को प्रभावित करने वाले घटकों का भी अध्ययन हम करेंगे। वो कौन से घटक होते हैं जो स्थिर पूंजी की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। तो उसमें से पहला है व्यवसाय का स्वरूप। व्यवसाय का स्वरूप यहाँ पर समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि यदि व्यवसाय उत्पादन कर रहा है तो उत्पादन करने के लिए बहुत सारी स्थिर संपत्तियों की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसमें स्थिर पूंजी भी अधिक मात्रा में लगती है। लेकिन यदि कोई ट्रेडिंग कंसर्न है यानी कि वस्तुओं का क्रय विक्रय करने वाला बिजनेस है या व्यवसाय है तो उसमें स्थिर संपत्तियों की कम आवश्यकता होती है, इसीलिए स्थिर पूंजी की भी कम आवश्यकता होगी। नंबर 2 है व्यवसाय का आकार। यदि व्यवसाय का आकार बहुत बड़ा है तो उसके लिए अधिक पूंजी की या स्थिर पूंजी की आवश्यकता होगी। इसके विपरीत छोटा आकार है व्यवसाय का तो उसमें कम पूंजी की आवश्यकता होगी। नंबर 3 है व्यवसाय का क्षेत्र। यदि व्यवसाय हमारा देश विदेश में फैला हुआ है तो उसके लिए अधिक स्थिर पूंजी की आवश्यकता होती है। नंबर 4 है संपत्ति पट्टे पर लेना या किराए पर लेना। जब संपत्ति को पट्टे पर या किराए पर लेकर उपयोग में लाने का विचार किया जाता है व्यवसाय के द्वारा तो ऐसे समय में स्थिर पूंजी की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि पट्टे पर लेने पर और किराए पर लेने पर हमें स्थिर संपत्ति में विनियोजित करने की आवश्यकता नहीं होती है। और पट्टे पर यानी कि किसी व्यक्ति अथवा सरकार के द्वारा कुछ अवधि के लिए संपत्तियां हम लोग पट्टे पर लेते हैं या फिर लीज पर लेते हैं व्यवसाय के लिए, तो यह एक दीर्घकालीन वित्त जैसा ही होता है, लेकिन इसमें हमें खुद की संपत्ति लगाने की जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार इसमें यह जो निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर ली गई संपत्ति होती है वह अवधि समाप्त होने के बाद में उसके ऊपर हमारा स्वामित्व नहीं रहता है। इसे इस प्रकार किराया भी हर महीने हमें देना पड़ता है, अतः वो उतनी पूंजी की स्थिर पूंजी की आवश्यकता हमें नहीं होती है। नंबर 5 है उप अनुबंध की व्यवस्था। उप अनुबंध का अर्थ होता है सब कॉन्ट्रैक्ट। यदि हम अपने व्यवसाय का एक कोई कार्य या फिर उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसका एक भाग हम किसी और व्यवसाय को कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अर्थात अनुबंध के द्वारा सौंप देते हैं तो हमें उतनी स्थिर संपत्तियों की
स्थापना करने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए स्थिर पूंजी की भी आवश्यकता कम होती है। उसी प्रकार नंबर 6 है पुरानी संपत्ति खरीदना। यदि कम कीमत पर संपत्तियां उपलब्ध है सेकेंड हैंड, तो फिर हम यदि यह विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं कि हम पुरानी संपत्तियां खरीदकर व्यवसाय चलाएं, तो फिर स्थिर संपत्ति की अधिक आवश्यकता नहीं होगी और स्थिर पूंजी भी हमें उतनी नहीं लगेगी। उसके बाद नंबर 7 सरकार से रियायती दर पर संपत्तियां खरीदना। यदि सरकार यह क्षेत्रीय विकास करना चाहती है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का विकास करना चाहती है, तो वहां पर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योजकों को कम कीमत में संपत्तियां उपलब्ध कराती है, अर्थात रियायती दर पर संपत्तियां उपलब्ध कराती है। तो ऐसे समय में हमें संपत्तियों में विनियोजित करने के लिए स्थिर पूंजी की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद है नंबर 8 अंतरराष्ट्रीय स्थिति। कई बार अंतरराष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी व्यवसाय के द्वारा पूंजी का विनियोजन किया जाता है। यदि भविष्य में युद्ध होने की आशंका हो, तो ऐसे समय में वहाँ युद्ध के समय में वस्तुओं की कमी न हो और उसका शॉर्टेज न हो जाए वस्तुओं का, इसके लिए पहले से ही स्थिर पूंजी में विनियोजन किया जाता है और उसके उत्पादन की व्यवस्था की जाती है। उसके पश्चात है नंबर 9 अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति। यदि अर्थव्यवस्था में किसी विशिष्ट व्यवसाय का भविष्य में यदि ज्यादा महत्व होता है, तो उसका विस्तार करने के लिए अर्थव्यवस्था में उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा उसका विस्तार करने की अनुमति दी जाती है। तो ऐसे समय में स्थिर संपत्तियों की अधिक मात्रा इसमें विनियोजित करनी पड़ती है और स्थिर पूंजी इसलिए ज्यादा लगती है। नंबर 10 है जनसंख्या की प्रवृत्ति। यदि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो व्यवसाय के सामने में अच्छे अवसर उपलब्ध होते हैं कि वे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करें, क्योंकि उसकी मात्रा भी अधिक, उसकी खपत भी अधिक होगी। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे कि वाहन और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, उसी प्रकार गारमेंट्स की ज्यादा, वस्त्रों की ज्यादा या रेडीमेड वस्तुओं की ज्यादा आवश्यकता महसूस हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए स्थिर पूंजी की मात्रा ऐसे व्यवसायों में अधिक लगती है। उसके पश्चात है नंबर 11 ग्राहक की प्रधानता। कई बार ग्राहकों की डिमांड के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जब उत्पादन ज्यादा करना होता है ग्राहकों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए, तो उसके लिए ज्यादा स्थिर पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जैसे ये मोबाइल है, तो मोबाइल आजकल ज्यादा चल रहे हैं, उसकी डिमांड ज्यादा है। उसी प्रकार नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली कंपनियां, इनको स्थिर पूंजी की ज्यादा आवश्यकता होती है ग्राहक प्रधानता को ध्यान में रखते हुए। नंबर 12 स्पर्धात्मक घटक। यदि हमारा प्रतिस्पर्धी स्वयं संचालित मशीनों के द्वारा उत्पादन कर रहा है, तो उसके साथ में इस प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए हमें भी उसी प्रकार के कदम उठाने पड़ते हैं। तो यह भी एक घटक है जो कि स्थिर पूंजी की मात्रा को प्रभावित कर सकता है। तो हमने इस वीडियो में स्थिर पूंजी की पूरी जानकारी हासिल की, उसका अध्ययन किया, अर्थ, परिभाषा और उसको प्रभावित करने वाले घटक। अगले वीडियो में हम कार्यशील पूंजी का अर्थ, परिभाषा एवं उसको प्रभावित करने वाले घटकों को समझेंगे। धन्यवाद।